हेलो गाइस, मैं हूं पल्लवी एंड वेलकम टू द चैनल फटाफट सीखो। पॉलिटिकल लास्ट सेक्शन में हमने कवर किया था टॉपिक एक्सपेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और साथ ही उससे रिलेटेड हमने कुछ स्टैटिक पोर्शन भी देखा था। तो जो आज का क्विज है ना वो उसी टॉपिक पे बेस्ड है एंड इफ़ यू हैवंट गॉन थ्रू द वीडियो तो ऊपर आई बटन का लिंक आपको दिख रहा है। बाय क्लिकिंग ऑन दैट यू कैन विजिट द वीडियो एंड देन रिटर्न टू अटेम्प्ट दिस क्विज। ओके, तो चलिए अब आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात, इस क्विज में टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, सो डू कमेंट योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। So the first question is, when was Supreme Court inaugurated in India? 27 January 1950, 28 January 1950, 29 January 1950 or 30th January 1950? And the answer is 28 January 1950. देखिए, हमने लर्न किया था कि 26 जनवरी को जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था और उसी के 2 दिन बाद जो है सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज 24, 32, 33 और 34? एंड द आंसर इज डी, दैट इज 34। 34 जो है वो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की। अब आप बताइए कि 32 क्या है। 32 जो है वो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, यानी कि 2 की सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी है। ये सब हम अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, बट स्टिल वी आर रिवाइजिंग। और अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि अपार्ट फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हाट इज द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तब आप आंसर बोलते 33, क्योंकि 34 में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और बाकी होते हैं 33 अदर जजेस। अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1950, अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अंडर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1953 और बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एंड द आंसर इज डी, बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमें पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 एंड फ्रॉम आर्टिकल 124 टू 147 दिया हुआ है, इसीलिए दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 इज, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज नॉट करेक्ट? A, Supreme Court was constituted in 1950. B, Supreme Court is the highest court of appeal in the country. C, Supreme Court can hear from any high court or tribunals except court martial. Or D, Supreme Court can hear from any high court tribunals as well as from court martial. And the answer is C, that is Supreme Court can hear from any high court and tribunals except court martial. This statement is wrong, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि which statement is not correct। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम अपील कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? कोई भी हाई कोर्ट, कोई और ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट मार्शल से भी। तो हम कोर्ट मार्शल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, कोर्ट मार्शल क्या होता है? अ मिलिट्री कोर्ट, सॉरी इट शुड एक्चुअली बी कोर्ट। सो मिलिट्री कोर्ट दैट डील्स विद मैटर्स ऑफ मिलिट्री लॉ, जहाँ पे मिलिट्री लॉ के मैटर्स डिस्कस होते हैं और लड़े जाते हैं, उसको हम कोर्ट मार्शल बोलते हैं। और कोर्ट मार्शल के केसेस को सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। ये कहाँ दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2007 में। Next question is, the power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in A, the President of India, B, the Parliament, C, the Chief Justice of India or D, the Law Commission. And the answer is B, the Parliament. तो हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ को ऑल्टर करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। Question number 6 says, acting Chief Justice of the Supreme Court of India is appointed by A, Chief Justice of Supreme Court, B, President, C, Prime Minister or D, Law Minister. And the answer is B,
प्रेसिडेंट। यानी हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि चाहे वो एक्टिंग चीफ जस्टिस हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, इन तीनों को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन फिर भी एक्टिंग चीफ जस्टिस, यहाँ पे एक नया टर्म हमें देखने को मिल रहा है, तो हम एक बार इनके बारे में जान लेते हैं कि एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है। देखिए, 3 कंडीशंस में जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं, ठीक है। एक तो तब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो वेकेंट हो जाए, या फिर वो किसी वजह से टेम्पररीली एब्सेंट हो कोर्ट में, या फिर वो किसी वजह से ही इज़ अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस। मान लीजिए मेंटली अनसाउंड हो गए, मेंटली अनफिट हो गए, ठीक है। तो इन सभी केसेस में जो है वो प्रेसिडेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। इसी के साथ साथ हम एक और सिमिलर टॉपिक देख लेते हैं कि एडहॉक जज क्या होता है। तो एडहॉक जज को कब अपॉइंट किया जाता है? व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ कोरम। लैक ऑफ कोरम मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई सेशन चल रहा है, उसे हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं या फिर करवा ही नहीं पा रहे हैं, हमें जजेस कम पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको भी पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो होते हैं उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच में मिनिमम 5 जजेस चाहिए होते हैं। तो मान लीजिए 5 नहीं अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है, तो वैसे केस में जो है वो एडहॉक जज को अपॉइंट किया जाता है। बट जो एडहॉक जज होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन ये ऐसा कब कर सकते हैं? व्हेन ही टेक्स द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, जहाँ से कि वो जज को बुला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के लिए, ठीक है। सो फाइनल कंक्लूजन ये है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो उसका आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Question number 7 is, the judges of the Supreme Court of India are appointed by the President, A. after recommendation by Rajya Sabha, B. on the advice of Lok Sabha, C. on the advice of Prime Minister, and D. in consultation with the CJI. And the answer is D. in consultation with CJI. क्योंकि हमने पहले पढ़ा भी था कि अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए क्या है कि प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन विद सीजेआई जो है वो मैंडेटरी यानी कंपल्सरी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज, इन विच ईयर वॉज द कोलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस अडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? A. 1993, B. 1996, C. 2000 and D. 2004. एंड द आंसर इज ए 1993। क्योंकि आपको याद होगा कि 1993 में ही जो है वो सेकंड जजेस केस आया था, जब ये डिसाइड किया गया था कि प्रेसिडेंट को सीजेआई से तो कंसल्ट करना है, लेकिन सीजेआई को एटलीस्ट 2 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि अपने 2 कलीग से कंसल्टेशन के बाद ही वो अपना ओपिनियन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, और इसी को बोला जाता है कोलेजियम सिस्टम, एंड देयरफॉर द आंसर इज 1993। Number 9 is, the Supreme Court's collegium comprises the CJI and a few senior judges for recommending appointment to the Supreme Court. The number of such senior judges who are part of this body is A3, B4, C5 and D6. And the answer is B4. थर्ड जजेस केस ऑफ 1998 में ये डिसाइड किया गया था कि सीजेआई जो हैं अपने 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से पहले डिस्कस यानी कंसल्ट करेंगे और उसके बाद ही ये ओपिनियन वो प्रेसिडेंट को देंगे। देयरफॉर द आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पावर टू एनलार्ज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया with respect to any matter included in the union list of legislative power rests with the President of India, the Chief Justice of India, the Parliament, or the Union Ministry of Law, Justice and Company Affairs. And the answer is C, the Parliament. यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजेस की स्ट्रेंथ को ही चेंज करना नहीं, बल्कि पावर को एनलार्ज करना भी पार्लियामेंट के ही हाथ में होता है, ठीक है। सो द आंसर इज सी।
Question number 11 says, by whom the jurisdiction of the Supreme Court of India can be enlarged? A. The President of India. B. The Parliament by passing a resolution. C. Parliament by making a law. And D. The President in consultation with CJI. And the answer is C, that is Parliament by making a law. तो देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही क्वेश्चन किया था, आपको लग रहा होगा कि ये रिपीटिशन क्यों, बट वहाँ पे हमने ये समझा कि जुरिस्डिक्शन अगर बदलना है, एनलार्ज करना है, तो वो तो काम पार्लियामेंट का है। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है, क्या ये एक रेजोल्यूशन ला के किया जा सकता है? तो नहीं, इसका आंसर है कि पार्लियामेंट विल हैव टू मेक अ लॉ, पार्लियामेंट विल हैव टू लेजिस्लेट, और तभी जाके जो है वो जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एनलार्ज किया जा सकता है। सो गाइज, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।